तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत में कोरोना मरीजों के पिछले 24 घंटे में 5,611 नए मामले आए सामने, लेकिन देश में रिकवरी की दर 40% के करीब पहुंची। बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल से बड़ा झटका। सीमा विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने दी आज भारत को धमकी, बोले किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे अपनी जमीन। जी दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के तेवर अब लगातार कालापाना, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख इलाके पर उग्र होते जा रहे हैं। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने आज भारत को धमकी देते हुए कहा कि वह किसी भी कीमत पर कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख इलाके की जमीन किसी भी कीमत पर वापस अपने देश में लेकर रहेंगे। ये इलाका नेपाल और भारत तिब्बत का ट्रांजैक्शन है। नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी भी किया है और इसमें उसने उत्तराखंड में स्थित उस लिपुलेख पास को अपनी सीमा में दिखाया है, जिसका उद्घाटन पिछले दिनों कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इन तीनों क्षेत्रों को जो है नेपाल अपना बता रहा है और नेपाल ने नया नक्शा जारी कर इन 3 क्षेत्रों को अपने देश में बताया है, लेकिन ये तीनों क्षेत्र इस समय भारत की समय सीमा के भीतर हैं और ये भारत के कब्जे में है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज पर भड़के केजरीवाल, बोले दिल्ली को नहीं मिला कुछ। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से दिल्ली को कुछ नहीं मिला है। आगे केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वाले हर साल केंद्र की मोदी सरकार को 20 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भी देते हैं, लेकिन बदले में दिल्ली को कुछ नहीं मिलता है। ये सालों से चला आ रहा है। आगे जो है केजरीवाल ने कहा कि 20 लाख करोड़ में केंद्र ने ज्यादा तवज्जो लोन पर दी है। अगर कोई इंडस्ट्रीज वाला लोन लेता है तो उसे बगैर गारंटी के लोन मिल जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लेकिन इस समय जरूरत लोन की नहीं, लॉकडाउन में आर्थिक तंगी झेल रहे आम व्यक्ति की मदद करने की है, जो केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में कहीं पर भी नजर नहीं आई। आगे केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी को मदद पहुंचाना इस समय सबसे बड़ी जरूरत थी, लेकिन मोदी सरकार ने आम व्यक्ति की मदद ना करते हुए सिर्फ लोन देने पर जोर दिया है अपने आर्थिक पैकेज में। आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए था कि राज्य के हाथ में सीधा पैसा दे, जिससे कि राज्य अपने यहाँ स्थिति नियंत्रण में कर पाए और आम व्यक्ति की मदद कर पाए पैसे से। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है अरविंद केजरीवाल ने जो है केंद्र की मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नेपाल के बाद अब लद्दाख के गैलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच तनाव। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि नेपाल के बाद अब चीन भी भारत के साथ युद्ध करने की तैयारी में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि ताजा घटना पूर्वी लद्दाख के गैलवान घाटी की है। चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने यहां डिफेंस फैसिलिटी बना ली है जो गैर कानूनी है और चीन की सीमा के अंदर है, लेकिन भारतीय सेना ने कहा है कि सरहद को अपने अपने नजरिए से देखने के कारण चीन ने ये आरोप लगाया है। वहीं भारतीय सेना ने कहा है कि ये भारत की सीमा के अंदर हमने बनाई है और ये चीन की सीमा के अंदर नहीं है। जी देखते हैं कि आगे इसमें क्या मामला निकल कर आता है। वहीं पिछले दिनों भी जो है चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें कई सैनिक घायल भी आपस में हुए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में मुस्लिम समाज ने ईद की नमाज ईदगाह और जामा मस्जिद में पढ़ने की योगी सरकार से की है मांग। वहीं मीट की दुकानें ईद पर भी खोलने की है मांग। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि आगरा में ईद और जुमा अलविदा को लेकर सर्टिफिकेट हाउस में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें योगी सरकार के कई जिला अधिकारी भी शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन जिला अधिकारियों को मुस्लिम समाज के हाजी जलीलुद्दीन कुरैशी ने ईद की नमाज ईदगाह और जामा मस्जिद में पढ़ने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि ईद पर सभी मीट की दुकानें खोली जाएं। जी हां दोस्तों आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि मुस्लिम बस्तियों को ईद के दौरान सैनिटाइज भी कराया जाए, जिससे कि महामारी न फैले। वहीं आपको बता दें ये काफी बड़ी मांग जो है उत्तर प्रदेश के आगरा के मुस्लिम समुदाय की तरफ से की गई है। अब देखते हैं कि योगी सरकार जो है ईद की नमाज पढ़ने की आगरा में इजाजत देती है या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अब उत्तर प्रदेश में बसों पर गरमाई राजनीति। मायावती ने ट्वीट कर मोदी सरकार और योगी और प्रियंका
गांधी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए कांग्रेस की तरफ से बसें मुहैया कराने को लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आमने सामने है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी इस मामले में कूद पड़ी हैं और उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि पिछले कई दिनों से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खासकर बीजेपी व कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से घिनौनी राजनीति उत्तर प्रदेश में की जा रही है, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों पार्टियां आपसी मिलीभगत से एक दूसरे पर आरोप लगाकर लोग का ध्यान इस चीज से भटका रही हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही घर भेजने में मदद करने पर अड़ने की बजाय इनका टिकट लेकर ट्रेनों से ही इनके घर भेजने में इनकी मदद करनी चाहिए थी। आगे उन्होंने कहा कि जबकि इन्हीं सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही बीएसपी के लोगों ने अपने समर्थक के हिसाब से प्रचार व प्रसार के चक्कर में न पड़कर बल्कि पूरे देश में इनकी हर स्तर पर काफी मदद की है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर जो है प्रवासी मजदूरों का ध्यान भटका रही हैं और ये दोनों पार्टियां ऐसे ही कर किसी भी प्रवासी मजदूर को कहीं पर भी नहीं भेजेंगी। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस और बीजेपी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो फैजल सिद्दीकी का टिकटॉक अकाउंट भारत में बैन, एसिड अटैक पर बनाया था वीडियो। जहां दोस्तों आपको बता दें कि टिकटॉक के स्टार फैजल सिद्दीक के अकाउंट को इंडिया में आज बैन कर दिया गया है। उन्होंने एक वीडियो में एसिड अटैक का महिमा मंडन किया था, जिसके बाद वह लोग के निशाने पर आ गए और उनके अकाउंट को इंडिया में टिकटॉक ने बैन कर दिया है। ये बैन बहु समुदाय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन पर फैजल सिद्दीक के 13 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। उन्होंने एक क्लिप पोस्ट किया था जिसमें उन्हें धोखा देने पर एक लड़की के चेहरे पर एसिड फेंकते दिखाया गया था, जिसके बाद ये काफी बड़ा उनका अकाउंट जो है इंडिया में सस्पेंड कर दिया गया है। तो काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों टीम 07 के भी कई टिकटॉक स्टारों के टिकटॉक अकाउंट बैन हो गए थे, लेकिन आज अभी थोड़े दिन पहले उनके टिकटॉक अकाउंट वापस आए हैं। लेकिन आज फैजल सिद्दीक का टिकटॉक अकाउंट जो है बैन कर दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू महासभा ने मनाई नाथूराम गौडसे की जयंती, कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे की मंगलवार को एक बार फिर से पूजा की गई है। हिंदू महासभा के कार्यालय में नाथूराम गौडसे के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को नाथूराम गौडसे की 111वीं जन्म जयंती थी। इस मौके पर ग्वालियर के हिंदू महासभा कार्यालय में 111 दीपक जलाए गए और उनकी पूजा की गई। वहीं आपको बता दें कि आज नाथूराम गौडसे की जयंती के बाद जो है हिंदू महासभा के 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपने घर 111 दीपक जलाकर उनकी जयंती मनाई है। वहीं जो है हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गौडसे को देशभक्त बताया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू महासभा द्वारा ग्वालियर में गौडसे की पूजा करने पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा कि ग्वालियर में गौडसे की पूजा कर हिंदू महासभा ने बता दिया है कि उन्हें बीजेपी और आरएसएस का संरक्षण प्राप्त है। देश के पहले आतंकवादी को महिमा मंडित करने वाले लोगों का भाजपा के साथ होना गांधी जी के विरोध में एक अभिव्यक्ति दिखाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये काफी बड़ा आरोप जो है बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाया है गांधी जी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अर्नब गोस्वामी मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रिपब्लिक न्यूज चैनल के संपादक एंकर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। इसके बाद कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर किए गए मामले में कोर्ट के आदेश और टिप्पणी से ये मजबूत संदेश गया कि विपक्षी दल को आपातकाल वाली मानसिकता चाहिए और लोकतांत्रिक आदेशों का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी स्थिति चिंताजनक है और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पत्रकारों को चुप कराने के बजाय अपनी ऊर्जा लोगों के उपचार में लगाएगी। भारत के लोग कांग्रेस के दुस्साहस को देख रहे हैं और घमंड को भी देख रहे हैं, जिसके बाद उनको दंडित किया जा रहा है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अर्नब गोस्वामी को लेकर।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो झारखंड में बड़ी कीमतों के साथ आज से खुलेंगी शराब की दुकानें, 9 शहरों में होगी होम डिलीवरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण में झारखंड सरकार ने लोगों को कई राहतें दी है। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य में बुधवार से शराब की दुकानों को भी खोलने का फैसला किया है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि शराब की कीमतें झारखंड में बढ़ा दी गई हैं। झारखंड में शराब की कीमतों में 25% तक बढ़ोतरी की गई है। साथ ही शराब पर 10% विशेष कर भी लगाया गया है। वहीं वाणिज्य विभाग ने वैट की दर में भी 50 से 75% का इजाफा किया है। साथ ही आपको बता दें कि शराब की दुकानें राज्य में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि काउंटर पर जो है एक व्यक्ति ही शराब ले सकेगा और 9 शहरों में जो है शराब की होम डिलीवरी होगी। जहाँ दोस्तों आपको तो ये काफी बड़ा जो है अपडेट है झारखंड सरकार से। में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दी, वो भी हमने देखा। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी